国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। न्यूयॉर्क में वांग यी और इशाक डार की मुलाकात। न्यूयॉर्क में वैश्विक शासन मित्र समूह की बैठक में वांग यी ने हिस्सा लिया। सीमा मामले पर चीन भारत सलाह मशविरे और समन्वय कार्यतंत्र की 35वीं बैठक आयोजित। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। इस अवसर पर वांग यी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया चीन यात्रा सफल रही। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण नई सहमतियां बनी, जिन्होंने चीन पाकिस्तान साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को नए स्तर पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेंड्स ग्रुप की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की, जिससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार का साझा संदेश गया। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग सर्वांगीण, सर्वमौसम और सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। दोनों देश द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान बनाए रखने, राजनीतिक विश्वास को और गहरा करने, व्यवहारिक सहयोग का विस्तार करने तथा नए युग में अधिक घनिष्ठ चीन पाकिस्तान साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं इशाक डार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा अत्यंत सफल रही और इसने दोनों देशों की गहरी मित्रता को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और उसमें सुधार की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की चीन की पहल बिल्कुल सही समय पर की गई, जिसे सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 28 मई को वैश्विक शासन मित्र समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, क्यूबा और जिम्बाब्वे की विदेश मंत्रियों सहित 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने एक संक्षिप्त जानकारी दी। बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले सितंबर में वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने संप्रभु समानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन, बहुपक्षवाद, जन केंद्रितता और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण समेत 5 प्रमुख अवधारणाओं पर जोर दिया था। वर्तमान में इस पहल को लगभग 160 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है। न्यूयॉर्क, जिनेवा और वियना में वैश्विक शासन मित्र समूह की स्थापना की गई है, जिसमें 60 से अधिक सदस्य देश हैं। वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए 9 दिशा निर्देश प्रस्तावित करता है। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सुधार और दक्षता को बढ़ावा देना। दूसरा, सुरक्षा परिषद के अधिकार और क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, समय के साथ तालमेल बिठाते हुए शांति रक्षा अभियानों को बढ़ावा देना। चौथा, विकास में तेजी लाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना। पांचवां, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार शासन की दिशा को सही करना। छठा, आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में सुधार को गहरा करना। सातवां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रबंधन के लिए नियम स्थापित करना। आठवां, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में शासन को मजबूत करना। और नौवां, सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए समावेशिता और आपसी सीख प्राप्त करना। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्र मामले विभाग की महानिदेशक हो येनची और भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने 27 मई को पेचिंग में सीमा मामले पर चीन भारत सलाह और समन्वय कार्यतंत्र की 35वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के कूटनीति, रक्षा, आंतरिक मामले, आव्रजन आदि विभागों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। दोनों पक्षों ने व्यावहारिक और मैत्रीपूर्ण माहौल में रचनात्मक वार्ता की और माना कि चीन भारत सीमा क्षेत्र में शांति बनी हुई है। दोनों पक्षों ने सीमा के रेखांकन, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण, सीमा पार आदान प्रदान आदि विषयों पर विचार किया।
दोनों पक्ष सहमत हुए कि वे कूटनीतिक और सैनिक माध्यमों से संपर्क बनाए रखकर चीन भारत सीमांत स्थिरता बनाए रखेंगे और सीमा सवाल पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं भेंटवार्ता के लिए सक्रियता से तैयारी करेंगे। 29 मई को आयोजित चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने जापान और फिलीपींस के बीच तथाकथित सीमांकन वार्ता से संबंधित सवाल का जवाब दिया। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि जापान और फिलीपींस द्वारा घोषित प्रस्तावित समुद्री सीमा निर्धारण क्षेत्र ताइवान के पूर्व में स्थित है। चीनी घरेलू कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस समुद्री क्षेत्र में चीन का अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ है। जापान और फिलीपींस ने एक तरफा रूप से तथाकथित समुद्री सीमा निर्धारण वार्ता शुरू की है, जो चीन के समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर रूप से उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का घोर उल्लंघन है। चीन इस पर अपनी कड़ी संतुष्टि और दृढ़ विरोध व्यक्त करता है। चीन ने जापान और फिलीपींस के सामने गंभीरता से ये मामला उठाया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता च्यांग पिन ने 28 मई को दक्षिण पश्चिमी द्वीपों में अमेरिका और जापान के बीच हाल ही में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में कहा कि पूर्वी एशिया में नए प्रकार का सैन्यवाद अराजकता का कारण बनने वाला है और सभी शांतिप्रिय लोगों को जापान को उसकी कुटिल कार्रवाइयों को जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन लगातार इस बात पर कायम रहा है कि संबंधित देशों के बीच सैन्य सहयोग से किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, न ही इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचना चाहिए। जापानी दक्षिणपंथी ताकतें सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों में लगातार खतरनाक प्रगति और उकसावे वाले परीक्षण कर रही है और नए प्रकार का सैन्यवाद पूर्वी एशिया में अराजकता का कारण बनने वाला है। जापानी रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उपायों की घोषणा के संबंध में एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में च्यांग पिन ने कहा कि हाल के वर्षों में जापान सैन्य विस्तार के पथ पर और आगे बढ़ता गया है, धीरे धीरे अपने शांतिवादी संविधान की सीमाओं को तोड़ते हुए बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष सैन्य बलों की तैनाती कर रहा है। जापान के सत्ताधारी अधिकारियों ने अंतरिक्ष में अपना वित्तीय निवेश लगातार बढ़ाया है, अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किए हैं, एक अंतरिक्ष सैन्य खुफिया प्रणाली विकसित की है और रक्षा के बहाने अंतरिक्ष हथियारों का विकास और तैनाती करने का प्रयास किया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे यातुंग ने 28 मई को हुई नियमित प्रेस वार्ता में चीन अमेरिका टैरिफ वार्ता की प्रगति पर संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि दोनों पक्षों की व्यापार वार्ता टीमें घनिष्ठ संपर्क बनाए रखकर ठोस प्रबंधन पर विचार कर उसे तय करेंगी और उसके कार्यान्वयन को यथाशीघ्र ही बढ़ाएंगी। हे यातुंग ने कहा कि टैरिफ चीन अमेरिका व्यापार में कुंजीभूत सवालों में से एक है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में दोनों देशों की व्यापार वार्ता टीमें टैरिफ मुद्दे पर गहराई से संवाद कर प्रबंधन करेंगी। उम्मीद है कि अमेरिका अपने वादे का पालन कर द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक सहयोग के विस्तार के लिए सकारात्मक स्थिति तैयार करेगा। पेचिंग समयानुसार 29 मई को 14:44 पर चीन का शंचो 22 अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक अलग हो गया। स्पेस स्टेशन में करीब 7 महीने रह रहे शंचो 21 के अंतरिक्ष यात्री वापस आ रहे हैं। परिचय के अनुसार शंचो 22 समानव अंतरिक्ष यान जमीनी निर्देशों के कंट्रोल के तहत उचित मौके पर फिर वायुमंडल में प्रवेश कर वापस लौटेगा। अब लैंडिंग मैदान की मौसम स्थिति अनुकूल है और विभिन्न तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 29 मई को चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने चीन दक्षिण एशिया आर्थिक और व्यापारिक सहयोग और 10वें चीन दक्षिण एशिया एक्सपो की संबंधित स्थिति पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चीनी उप वाणिज्य मंत्री यांग डोंग ने बताया कि 10वां चीन दक्षिण एशिया एक्सपो 11 से 16 जून तक खुनमिंग शहर में आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय 2026 विश्व बुद्धिमान उद्योग एक्सपो का उद्घाटन गुरुवार को चीन के उत्तरी शहर थिएनचिन में हुआ। इस आयोजन में बुद्धिमान उद्योगों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारंपरिक उद्योगों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है, जिससे विकास के नए अवसर और व्यापार के नए स्वरूप उभर रहे हैं। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
सभी श्रोताओं को लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कथा। मैं आपको सुनाऊंगी सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल वुथाय पर्वत के बारे में कहानी। आशा है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, चीन में 4 बौद्ध पर्वत मशहूर हैं, जिनके नाम हैं वुथायशान, एमेशान, हुथुओशान और ज्योहुआशान पर्वत। कहा जाता है कि ये 4 पर्वत बौद्ध धर्म के बौद्धिस्त्व मुंजुश्री, सामंतभद्र, अवलोकितेश्वर और क्षितिगर्भ के तपस्या स्थल थे। ये 4 पर्वत बौद्ध धर्म की संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ चीन के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल के तौर पर भी जाने जाते हैं। 4 प्रमुख बौद्ध पर्वतों में से वुथायशान मध्य चीन के शांसी प्रांत में स्थित है। यहाँ चीनी भाषा में वु का अर्थ है 5 और थाय का अर्थ है चबूतरा। 5 पर्वत चोटियों में चारों ओर से घिरी यह पहाड़ी घाटी बहुत सुंदर है। 5 पर्वत चोटियों का ऊपरी भाग समतल और विस्तृत है, जो देखने में मिट्टी का विशाल चबूतरा जान पड़ता है। 5 समतल चोटियां क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और बीच में स्थित होने के कारण उनके नाम भी पूर्वी चबूतरा, पश्चिमी चबूतरा, दक्षिणी चबूतरा, उत्तरी चबूतरा और मध्य चबूतरा पड़े। इसी से इस पर्वत को वुथायशान अर्थात 5 चबूतरों वाला पहाड़ कहा गया। वुथायशान उत्तर चीन में समुद्र सतह से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। बौद्ध कथाओं के अनुसार वुथायशान का पुराना नाम वुफंगशान पर्वत था। यहाँ वुफंग का अर्थ है 5 चोटियों से। उस समय वहाँ का मौसम बहुत खराब था। जाड़ों के दिन कड़ाके की सर्दी होती थी और बसंत काल में तेज रेतीली हवा चलती थी। गर्मियों में भूमि तपती गर्मी से सूख जाती थी। खेतों में फसल मुश्किल से उगती थी और किसानों का जीवन बहुत दूभर था। एक दिन बोधिसत्व मुंजुश्री उपदेश देने वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग बड़ी मुसीबत में हैं, तो उन्होंने वहाँ की जलवायु बदलने की ठान ली। मुंजुश्री को मालूम था कि पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा के पास एक दिव्य पत्थर है, जो सूखे मौसम को आर्द्र और सुहावना बनाने की शक्ति रखता है। तो उन्होंने एक भिक्षु का रूप धारण किया और समुद्र के ड्रैगन राजा से वह पत्थर मांगने चले गए। मुंजुश्री पूर्वी समुद्र के पास पहुंचे तो ड्रैगन राजा के महल के बाहर एक विराट पत्थर देखा। पास जाकर तुरंत बड़ी शीतल वायु की एक ताजा लहर मुंह पर पड़ी। मुंजुश्री ने ड्रैगन राजा से मिलने के बाद अपनी मांग बताई, लेकिन ड्रैगन राजा ने विनय से उनकी मांग ठुकराते हुए कहा, धर्माचार्य जी, आप जो भी मांगे आपको दे दूंगा, बस यह पत्थर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह समुद्र के तल के भीतर से खोद कर लाया गया है, जो असाधारण शीतल और तरोवर है। मेरे पुत्र रोज बाहर काम से लौटने के बाद इस पर बैठकर गर्मी और थकान मिटाते हैं। अगर आप उसे ले गए तो मेरे पुत्रों के लिए विश्राम का स्थान नहीं रहेगा। मुंजुश्री ने ड्रैगन राजा को बार बार यह कहकर समझाया बुझाया कि वह वुफंगशान के भिक्षु हैं, वहाँ के लोगों को मुसीबतों से उबारने के लिए यह पत्थर मांग रहे हैं। लेकिन ड्रैगन राजा मन ही मन इस दिव्य पत्थर को दूसरों को नहीं देना चाहता था, पर मुंह पर वह मुंजुश्री के अनुरोध को सीधे ठुकरा भी नहीं सकता था। उसने सोचा कि इस बूढ़े भिक्षु में इतनी ताकत कहाँ होगी कि वह अकेले इसे ले जा सके। तो उसने मुंजुश्री से कहा, यह पत्थर बहुत भारी है, अगर बिना किसी की मदद के आप इसे ले जा सकें तो ले जाएं। मुंजुश्री ड्रैगन राजा को धन्यवाद देने के बाद पत्थर के पास आए। उन्होंने मुंह में एक प्रकार का मंत्र जपा।
देखते ही देखते वह विशाल पत्थर एक छोटी गोली में बदल गया। मंजूश्री उसे जेब में डालकर इत्मीनान से चले गए। ड्रैगन राजा मंजूश्री की दिव्य शक्ति पर अवाक रह गया और उसे कोई पछतावा भी नहीं रहा। मंजूश्री जब फंगशान पर पहुंचे तो सूरज तपती किरणें छोड़ रहा था। काफी समय से सूखा पड़ रहा था। जमीन फटकर उसमें दरारें पड़ चुकी थीं और लोग असहनीय मुसीबत झेल रहे थे। मंजूश्री ने उस दिव्य पत्थर को पहाड़ों के बीच एक वादी में रख दिया। क्षण ही में वह करिश्मा हुआ कि वूफंग पर्वत एकाएक शीतल होकर एक सुहावनी पहाड़ी वादी बन गया। इसके बाद वह वादी शीतल वादी के नाम से मशहूर हो गई। लोगों ने वहां मंदिर बनाकर उसे शीतल मंदिर का नाम भी दिया। वूफंगशान का नाम भी बदलकर छिंगलियांगशान पर्वत यानी शीतल पर्वत रखा गया। तभी से वूथाइशान को छिंगलियांग पर्वत भी कहा जाता है। वूथाइशान चीन के राष्ट्रीय स्तर के दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल है। वहां बौद्ध धार्मिक संस्कृति का बड़ा विकास हुआ। 5 अनोखी पर्वत चोटियों के आसपास बड़ी संख्या में बौद्ध मंदिर बनाए गए। अब तक भी 42 मंदिर सुरक्षित हैं, जिनमें से नानछान मठ अर्थात दक्षिणी ध्यान मठ तथा फोक्वांग मठ यानी बुद्ध किरण मठ चीन के थांग राजवंश में निर्मित हुए, जो 1300 साल पुराना है। ये दोनों मठ चीन में सुरक्षित सबसे पुराने काष्ठ भवन निर्माण हैं, जिससे प्राचीन चीन की धार्मिक संस्कृति और वास्तुकला के विकास की झलक मिलती है। वूथाइशान में चोटियां और चट्टानें अनोखी हैं। चश्मे और झरने ठंडे और स्वच्छ हैं। पेड़ पौधे छायादार हैं। पर्वतों पर पूरे साल बर्फ ढकी रहती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में यहाँ शीतलता का आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने चीन के वूथाइशान पर्वत के बारे में कहानी सुनी। यह पर्वत मध्य चीन के शांसी प्रांत में स्थित है। चीनी भाषा में वो का अर्थ 5 और थाई का अर्थ चबूतरा होता है, जहाँ बोधिसत्व मंजूश्री का तपस्या स्थल है। चीन में 4 बौद्ध पर्वत मशहूर हैं, जिनके नाम हैं वूथाइशान, मेइशान, फुथुओशान और च्योहुआशान पर्वत। कहा जाता है कि ये 4 पर्वत बौद्ध धर्म के बोधिसत्व मंजूश्री, सामंतभद्र, अवलोकितेश्वर और क्षितिगर्भ के तपस्या स्थल थे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कहानी। मैं आपको ले जाऊंगी चीनी लोगों की माता नदी यांगत्सी नदी के पास और सुनाऊंगी यांगत्सी नदी की मशहूर त्रिघाटी के बारे में कहानी। यांगत्सी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी बड़ी नदी भी। यांगत्सी नदी के ऊपर और मध्य भागों में 3 संकरी घाटियां हैं, जो शीथांगशा, ऊशा और शिनलिनशा घाटी के नाम से मशहूर हैं। यहाँ बता दें कि चीनी भाषा में स्या का अर्थ है घाटी। इन 3 घाटियों का एक साझा नाम है त्रिघाटी। त्रिघाटी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। वहाँ भौगोलिक स्थिति अद्भुत, अनोखी और विरल है। प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है और अनुपम दर्शनीय क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यांगत्सी नदी की त्रिघाटी के पश्चिमी छोर पर विस्तृत शीथांगशा घाटी के किनारे पर पाइती नगर के नाम का एक दर्शनीय स्थल है, जिसका नाम एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ईस्वी 25 में चीन एक ऐसे ऐतिहासिक काल से गुजर रहा था जबकि 200 साल तक चले पश्चिमी खान राजवंश का पतन हुआ था, पर नए राजवंश की स्थापना अभी नहीं हो पाई थी। देश युद्धरत स्थिति में था। देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में अधिकृत स्थानीय सैन्य सरदार
कोंगसुन शू राजनीतिक परिवर्तन की बाट जोह रहा था। कहा जाता है कि एक दिन कोंगसुन शू ने एक सपना देखा जिसमें किसी ने उसे बताया कि आप 12 साल के लिए सम्राट बनेंगे। इस सपने पर कोंगसुन शू को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन सुबह जब वह उद्यान में टहल रहा था तो अचानक देखा कि उद्यान के कुएं में से सफेद हवा श्वेत ड्रैगन की आकृति में ऊपर की ओर उड़ गई। कोंगसुन शू को लगा कि वह उसके सम्राट बनने का संकेत है। तभी उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और सम्राट का नाम पायती अर्थात सफेद सम्राट रखा। सम्राट की गद्दी पर बैठने के बाद उसने शेथांगशा के मुहाने पर निर्मित नगर का नाम बदलकर पायती नगर यानी सफेद सम्राट नगर रखा और वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। कोंगसुन शू का एक अच्छा दोस्त मा युआन था। वह बड़ा प्रतिभाशाली और कार्यकुशल था। कोंगसुन शू के सम्राट बनने की खबर पाकर वह दूर से उसके पास आया। उसकी कल्पना से परे था कि कोंगसुन शू ने उसके साथ पुराने मित्र के रूप में व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसके सामने सम्राट की तरह पेश आया। उसने अपने आदमी को मा युआन के लिए एक साधारण किस्म का सूती प्रजा वस्त्र बनाने की आज्ञा दी। इसके बाद भारी शाही सेना और मंत्री अधिकारियों के बीच जय जयकार के माहौल में कोंगसुन शू ने मा युआन को राजमहल में बुलाया और उसे उच्च पद सौंपकर राज्य की सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया। मा युआन के साथ पायती नगर में आए अन्य लोगों को बड़ी खुशी हुई और सभी कोंगसुन शू के पदाधिकारी बनने को तैयार हो गए। किंतु मा युआन ने उन लोगों को समझाया, वर्तमान देश में हर जगह उथल पुथल मच रही है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि देश की सत्ता किसके हाथ में आएगी। ऐसी स्थिति में भी कोंगसुन शू नहीं जानता कि विनम्रता के साथ प्रतिभाओं का स्वागत किया जाए और उनके साथ राज्य के बड़े बड़े मामलों पर निर्णय लिया जाए। उल्टे वह महज रस्म और शान शौकत जैसे मसलों को महत्व दे रहा है। इससे जाहिर है कि वह एक दिखावा करने वाला राजा है। हम दूरदर्शी विवेक लोग उसके महल में कैसे सेवा कर सकते हैं। इसके बाद कोंगसुन शू को छोड़कर मा युआन तत्कालीन प्रतिभाशाली सेनापति लियो शू की सेना में भर्ती हुआ। मध्य चीन में सैन्य फतह में जुटे लियो शू ने लुओयांग शहर में राष्ट्रीय स्तर के पूर्वी हान राजवंश की स्थापना की। उसने कोंगसुन शू के नाम पत्र भेजकर देश की विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए समझाया, लेकिन कोंगसुन शू खुद को सम्राट समझकर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 37 में लियो शू की सेना ने कोंगसुन शू के राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और कोंगसुन शू भी मारा गया। कोंगसुन शू 12 साल तक सम्राट की गद्दी पर बैठा। आखिरकार उसके राज्य का भी पतन हुआ। देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में कोंगसुन शू का 28 सालों तक शासन रहा। इस दौरान मध्य चीन में हो रहे युद्धों से देश का यह भाग बच गया और वहां अपेक्षाकृत रूप से शांति और सुरक्षा बनी रही। अपने शासनकाल में कोंगसुन शू ने कृषि और जल सिंचाई के विकास पर ध्यान दिया और प्रजा के लिए हितकारी काम किए। इसके कारण उसके मारे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी स्मृति में पायती नगर में पायती मंदिर बनवाया। यांगत्से नदी के त्रिघाटी क्षेत्र में पायती नगर के अलावा बड़ी तादाद में ऐतिहासिक धरोहरें और कथाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए त्रिघाटी के तटों पर 12 खूबसूरत पर्वत चोटियां खड़ी नजर आती हैं, जो देवी पर्वत चोटी के नाम से मशहूर है। प्रत्येक पर्वत चोटी का अपना अलग नाम भी है, जिनके बारे में रुचिकर कहानी भी प्रचलित है। वर्तमान में यांगत्से नदी के त्रिघाटी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना त्रिघाटी जलाशय का निर्माण किया गया, जिसकी ऊंचाई 110 से 175 मीटर है। त्रिघाटी जलाशय परियोजना के कारण इस क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक अवशेष और प्राकृतिक सौंदर्य जलमग्न हो गए, लेकिन कुछ नए प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रकाश में आए। तो दोस्तों, अभी आपने चीन में माता नदी यानी यांगत्से नदी के त्रिघाटी के बारे में कहानी सुनी।
यांगसी नदी के ऊपरी और मध्य भागों में 3 संकरी घाटियां हैं जो श्रीथांगस्या, ऊस्या और शीलिनस्या घाटी के नाम से मशहूर हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा जिसका शीर्षक है 100 कदम दूर पेड़ के पत्ते पर अचूक निशाना। इसे चीनी भाषा में पाइपू श्वेनयांग कहा जाता है। इसमें पाइपू का अर्थ है 100 कदम, जबकि श्वेनयांग का अर्थ है पेड़ के पत्ते पर निशाना साधना। तो आइए लीजिए सुनते हैं यह कहानी। प्राचीन चीन में 475 ईस्वी पूर्व से 221 ईस्वी पूर्व तक के समय में बहुत से छोटे बड़े राज्य आपस में युद्ध करते रहे। इन राज्यों में बहुत से मशहूर व्यक्ति पैदा हुए जिनकी योग्यता की कहानी आज भी प्रचलित है। 100 कदम दूर के पेड़ के पत्ते पर अचूक निशाना साधने की कहानी उनमें से एक है। कहते थे कि छिन राज्य का सेनापति पाइची एक अपराजय जनरल था जो कभी युद्ध में नहीं हारा। एक साल छिन राज्य के राजा ने पाइची को सेनापति नियुक्त कर वही राज्य पर आक्रमण करने भेजा। लोग इस बात से चिंतित थे कि अगर वही राज्य पर छिन राज्य की सेना ने कब्जा कर लिया तो इसका दूसरे राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा। सूली नाम का एक व्यक्ति राजा का सलाहकार था। वह पाइची को वही राज्य के विरुद्ध युद्ध न करने के लिए मनाने भेजा गया। सूली की किसी माध्यम से पाइची से मुलाकात हुई। उसने उसे एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। एक मशहूर तीरंदाज था, नाम था यांग योची। उसने बचपन में ही तीरंदाजी सीख ली। वह ऐसा अचूक निशानेबाज बन गया था कि 100 कदम दूर के पेड़ के पत्ते पर अचूक निशाना साधने में पारंगत था। उसके जमाने में फानखू नाम का एक तीरंदाज भी था। वह भी निशाना साधने में कुशल था। एक दिन दोनों मैदान में तीरंदाजी का कौशल दिखाने की होड़ कर रहे थे। तमाशा देखने आए लोगों की भारी भीड़ लगी थी। प्रतियोगिता के लिए निशाना 50 कदम दूर रखा गया। निशाने के तख्ते के बीचों बीच लाल रंग का एक बिंदु बनाया गया। फानखू ने कड़ा मजबूत धनुष तान कर एक सांस में 3 तीर छोड़े। तीनों निशाने पर खिंचे लाल बिंदु पर जा लगे। भीड़ उसके प्रदर्शन पर वाहवाही करने लगी। जब यांग योची की बारी आई तो उसने मैदान में उतरकर चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, 50 कदम दूर का वह लाल निशान तीरंदाजी के लिए बहुत बड़ा है। हम 100 कदम दूर के उस पेड़ के पत्ते को निशाना बनाकर प्रतियोगिता करते हैं, तभी हार जीत तय हो पाएगी। यह कहते हुए यांग योची ने 100 कदम दूर के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए उसके एक पत्ते को चुनकर लाल रंग से निशाना बनाने को कहा। फिर उसने अपनी कमान तान कर बाण छोड़ा। तीर पत्ते के बीच आर पार जा लगा। इस प्रकार की अद्भुत योग्यता देखकर भीड़ अवाक रह गई। फानखू जानता था स्वयं वह इतने कौशल वाला नहीं है, किंतु उसे यह विश्वास भी नहीं था कि यांग योची का हर तीर पेड़ के पत्ते पर अचूक लगेगा। तो उसने उस पेड़ के 3 पत्ते चुने और लाल रंग के 3 नंबर भी लगाए। उसने कहा, यांग योची नंबर के अनुसार तीनों पत्तों पर निशाना साधे। यांग योची पहले पेड़ के पास आया और उसने उन 3 पत्तों को पहचाना। फिर दूर 100 कदम तक चला और वहां उसने धनुष को तान कर लगातार 3 तीर छोड़े। तीनों तीर अलग अलग तौर पर उन 3 पत्तों पर लगे। भीड़ में अचानक जोर की वाहवाही की आवाज गूंज उठी और फानखू ने भी पूरी तरह यांग योची की कला का हुनर मान लिया। इसी वक्त एक आदमी यांग योची के पास आया। उसने आलोचनात्मक लहजे में कहा, मैं महज ऐसे अचूक निशाना साधने में सक्षम लोगों को ही शिक्षा देता हूँ। इस पर यांग को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर पूछा, तुम मुझे तीरंदाजी की क्या शिक्षा दे सकते हो?
उस पर आदमी ने शांत लहजे में कहा, मैं आपको तीरंदाजी की शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप कैसे अपनी अचूक निशानेबाजी की साख को बनाए रख सकते हैं। आपने क्या यह समझने की कोशिश नहीं की कि अगर आपकी शक्ति तीर छोड़ने में कमजोर हुई तो कमी भी रहेगी, तो इससे आपकी अचूक निशानेबाजी की साख पर प्रभाव पड़ेगा। तीरंदाजी में निपुण व्यक्ति अपनी साख बनाए रखना जानता है। यह कहानी सुनकर सुली ने शिन राज्य के सेनापति पाए छी से कहा, आप अपराजय सेनापति कहलाते हैं, लेकिन वे राज्य भी आसानी से पराजय मानने वाला राज्य नहीं है। अगर युद्ध में आप शीघ्र ही विजय न पा सके तो इसका आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। पाए छी उसका तर्क मान गया कि खुद को अपराजय बनाए रखने के लिए आसानी से युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अतः उसने बीमार होने के बहाने से वेई राज्य पर हमला बोलने की योजना रद्द कर दी। तो श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी 100 कदम दूर पेड़ के पत्ते पर अचूक निशाना नामक एक कहानी। इसे चीनी भाषा में पाए पू छुएन यांग कहा जाता है। इसमें पाए पू का अर्थ है 100 कदम, जबकि छुएन यांग का अर्थ है पेड़ के पत्ते पर निशाना साधना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा, जिसका शीर्षक है सामंतों से युद्ध का मजाक। इसे चीनी भाषा में पंगहुआ शी चू हो कहा जाता है। पंगहुआ का अर्थ है युद्ध लड़ना, जबकि शी का अर्थ है मजाक करना, और चू हो प्राचीन काल में सामंत या छोटे राज्य के राजा थे। तो आइए सुनते हैं कहानी। चीन के सामंती राजवंशों में राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। उसके पास असीमित अधिकार थे। यदि इस सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग किया गया तो राजवंश का अंत हो सकता था। सामंतों से युद्ध का मजाक ऐसी ही एक ऐतिहासिक कहानी थी। चो यो वांग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के चौ राजवंश का अंतिम राजा था। वह एक अनैतिक और अविवेकशील शासक था और भोग विलास में डूबे राज्य के प्रशासन में मन नहीं लगाता था। चो यो वांग रोज राजमहल में रानियों और सुंदरियों के साथ सुख भोग में अनुरागी था। उसकी एक सुंदर उपरानी थी जिसका नाम पाओस की वजह से चीन के इतिहास में बहुत मशहूर था। राजा उसे अत्यंत प्यार करता था और उसकी हर मांग को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन पाओस हमेशा नाखुश रहती थी और कभी भी उसके मुखड़े पर मुस्कान नहीं दिखती थी। राजा चो यो वांग ने उसे हंसाने के लिए हर उपाय सोच निकाला, पर वह हमेशा उसी मुद्रा में रहती थी और कभी मुस्कुराती नहीं थी। अपनी मनपसंद उपरानी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राजा चो यो वांग ने पूरी तरह से दिमाग खपाया। एक दिन चो यो वांग पाओस को बाहर घुमाने निकला। वे लीशान पहाड़ पर निर्मित युद्ध सूचना देने में प्रयुक्त होने वाले दुर्ग पर जा पहुंचे। चो यो वांग ने पाओस को इस दुर्ग के काम से अवगत कराते हुए कहा, इस प्रकार का दुर्ग दुश्मन की सेना के आक्रमण करने आ पहुंचने की सूचना देने के काम में लाया जाता था। पुराने जमाने में राज्य की सीमा से लेकर राजधानी तक हर निश्चित फासले पर एक ऊंचा दुर्ग बनाया गया था, जिस पर सिपाही तैनात थे। जब दुश्मन आक्रमण करने आता तो दुर्ग पर युद्ध की सूचना देने के लिए ऊंची आग जलाई जाती थी और आग के धुएं से युद्ध की सूचना एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग तक पहुंचाई जाती थी और अंत में सूचना राजधानी तक पहुंच जाती थी। यदि राजधानी आक्रमण का निशाना बनी तो इसकी सूचना राजवंश के अधीनस्थ विभिन्न सामंत जागीरदारों को पहुंचाने के लिए राजधानी के पास खड़े लीशान पहाड़ पर निर्मित दुर्ग पर भी आग जलाई जाती थी।
ताकि वे सेना लेकर सहायता दे सकें। पाउस को राजा चो योवांग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि एक मिट्टी पत्थर के दुर्ग पर आग जलाकर कैसे 1000 किलोमीटर दूर रहने वाली सेना वापस बुलाई जा सकती थी। पाउस की जिज्ञासा शांत करने और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए राजा चो योवांग ने तुरंत सिपाहियों को दुर्ग पर आग जलाने की आज्ञा दी। आग की सूचना एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग तक बेरोक-टोक विभिन्न सामंत जागीरदारों तक पहुंच गई। सामंत जागीरदारों ने खबर पाकर यह समझा कि राजधानी पर आक्रमण हो चुका है, तो वे तुरंत अपनी अपनी सेना लेकर दूर से राजधानी आ पहुंचे। जब विभिन्न सामंत जागीरदार जल्दबाजी में लीशान पहाड़ के पास पहुंचे तो पाया कि चो योवांग अपनी उपरानी के साथ दुर्ग पर मदिरा पीने में मस्त है। उन्हें तब पता चला कि उन्हें राजा ने मूर्ख बनाया, पर उनमें अपना क्रोध प्रकट करने का साहस नहीं था। आक्रोश को मन में दबाकर वे सेना लेकर वापस चले गए। ऐसा देखने पर उपरानी पाउस को बड़ा मजा आया और उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ी। अपनी मनपसंद उपरानी को आखिरकार हंसते हुए देख राजा चो योवांग बेहद खुश हुआ। जब सभी सामंत जागीरदार और उनकी सेनाएं चली गईं, तो उसने फिर सिपाहियों को आग जलाने की आज्ञा दी। सामंत जागीरदारों की सेनाएं फिर दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। उन्हें फिर से धोखे में आते देखकर चो योवांग और पाउस को बड़ा मजा आया और दुर्ग पर बैठे ऊंची आवाज में परिहास करने लगे। इसी प्रकार चो योवांग ने कई बार सामंत जागीरदारों के साथ ऐसा मजाक किया। बाद में जब कभी दुर्ग पर आग जलती तो कोई भी सामंत को इस पर विश्वास नहीं होता था। कुछ समय के बाद राजा चो योवांग ने पाउस को महारानी बनाना चाहा। उसने पाउस के पुत्र को युवराज के रूप में नियुक्त किया और अपनी पूर्व महारानी और युवराज को पदच्युत कर दिया। महारानी का पिता तत्कालीन चीन के शन राज्य का राजा था। अपनी पुत्री को रानी के पद से हटाए जाने की खबर पाकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन करके चो राजवंश पर हमला बोल दिया। युद्ध छिड़ने पर चो योवांग ने तुरंत दुर्ग पर आग जलाकर युद्ध की सूचना सामंत जागीरदारों को पहुंचाने की आज्ञा दी, लेकिन किसी को भी राजा चो योवांग पर विश्वास नहीं हुआ। दुर्गों पर बार बार आग जलाई गई, किंतु कोई भी सेना सहायता के लिए नहीं आई। बहुत कम समय में ही चो राजवंश की राजधानी पर आक्रमणकारी सेना ने कब्जा कर लिया। राजा चो योवांग युद्ध में मारा गया। उपरानी पाउस पकड़ी गई और चो राजवंश का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी सामंतों से युद्ध का मजाक नामक कहानी। इसे चीनी भाषा में फंगहुओ शीचू हो कहा जाता है। इसमें फंगहुओ का अर्थ है युद्ध लड़ना, जबकि शी का अर्थ है मजाक करना और चूहो प्राचीन काल में सामंत या छोटे राज्य का राजा होता था। तो दोस्तों, आज की चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और कुछ न कुछ शिक्षा भी अवश्य मिली होगी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, साइजिए। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि प्रेत आत्मा से आमना सामना होने पर वानर ने उसके बारे में जानना चाहा। वानर से डरकर वह भाग गया, तब वानर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
वहां पहुंचकर वानर ने अपने बदन को जोर से झकझोरते हुए एक अग्नि भक्षक बाज का रूप धारण कर लिया, जो सीधा उड़ता हुआ आग और धुएं के बीच घुस गया और चंद गोते मारकर तुरंत रेत और राख के कणों को रोकने और आग बुझाने में सफल हो गया। उसके बाद वह तेजी से अपने असली रूप में लौट आया और धरती पर उतरकर चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसे तांबे के घड़ियाल की टन टन की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद मैं गलत आ गया हूँ। यह दानवों का अड्डा तो नहीं लगता। यह घड़ियाल किसी सरकारी संदेश वाहक का घड़ियाल मालूम होता है। हो सकता है कि यह किसी देश की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता हो और कोई सरकारी संदेश वाहक इस रास्ते से कोई दस्तावेज ले जा रहा हो।